नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। लोकसभा में मिली करारी हार के बाद और उपचुनाव से पहले बीजेपी ने सियासी डैमेज कंट्रोल के लिए आखिरकार संघ का सहारा ले ही लिया। जी हां, बीजेपी और संघ अब एक बार फिर से साथ साथ है और पुराने गिले शिकवे दूर कर अब चुनावी रणनीति के तहत एक साथ कदम का ताल करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी और संघ की बैठक में कई मुद्दों के साथ ही अब बेहतर समन्वय और संगठन की एकता के साथ विपक्ष के नैरेटिव को नाकाम करने को लेकर मुंह तोड़ जवाब की तैयारी है, जिसके लिए कमान सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथ होगी। तो सपा की पीडीए को जवाब देने के लिए अब बीजेपी और संघ हिंदुत्व की एकता के साथ हिंदुओं के बंटवारे और विपक्ष के दुष्प्रचार पर सीधा वार करने की तैयारी में है। तो आज बात होगी संघ, संगठन और रणनीति की, लेकिन इससे पहले अब देखिए एक रिपोर्ट। एक तरफ योगी सरकार है, दूसरी तरफ संगठन है और तीसरी तरफ आरएसएस है और तीनों के बीच में है समन्वय। जी, यूपी में लोकसभा में मिली हार के बाद एक बैठकों का दौर तो शुरू है, लेकिन बीजेपी और आरएसएस के बीच एक बार फिर से नजदीकियां और समन्वय की कोशिश हो रही है। पिछले चुनावों में अपने दम पर चलने का दम भरने वाली बीजेपी अब आरएसएस के साथ समन्वय बैठक करती हुई नजर आ रही है। लखनऊ में समन्वय बैठक में आरएसएस सरकार और संगठन पर समीक्षा करने के लिए मंथन और चिंतन हुआ। यूपी के सियासी हालात पर भी चर्चा की गई। बैठक देर रात तक हुई। बैठक में आरएसएस के सह सरकार्यवाहक अरुण कुमार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह और दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ साथ ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे और कई अहम मुद्दों पर चिंतन और मंथन हुआ। खबरों में दम हुआ तो संघ ने उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन के लिए समन्वय बनाकर संगठित रहकर काम करने पर जोर देने की सलाह दी है। साथ ही नकारात्मक प्रचार से जनता को गुमराह करने वाले विपक्ष को भी मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी करने के लिए कहा है। यूपी के साथ कई राज्यों में जातिगत राजनीति का नैरेटिव गढ़ने वाले विपक्ष को इसी रणनीति के चलते लोकसभा चुनाव में यूपी में एक तरफा सफलता दिखाई दी। ये जो बैठक हुई थी, ये लगभग लगातार बैठकें हुआ करती हैं। ये कोई नई चीज नहीं थी। ये अलग बात है कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, तो उपचुनाव को हम 10 की 10 सीटें कैसे जीतें, इस पर विचार विमर्श हुआ। अच्छे प्रत्याशियों के चयन की बात हुई और निश्चित तौर पे क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में विकास किया है, कानून का राज लाया है, तो तय है कि हम 10 की 10 सीट जीतेंगे। जिसका जवाब देने के लिए अब बीजेपी और संघ ने हिंदुत्व के एजेंडे को और तेज धार देने के लिए सलाह दी है। खबर तो यही है, ताकि विपक्ष के जातिवादी एजेंडे का मुकाबला करने के लिए हिंदुत्व का एजेंडा जोर पकड़े। यानी विपक्ष के पीडीए का जवाब अब हिंदू और हिंदुत्व की एकता से होगा, जिसके लिए हिंदुओं को जातियों में बांटने के दुष्प्रचार को रोकने के लिए बीजेपी रणनीति का ताना बाना बुनेगी। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी और संघ की एक साथ बैठक हुई और बैठक पर कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है, उसके साथ ही साथ जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है वो ये निकल कर आ रही है कि सपा के पीडीए को जवाब देने के लिए बीजेपी नई रणनीति के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में है। आज इसी को लेकर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ बीजेपी नेता प्रदीप भटनागर जी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। इसके अलावा कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर एचएन उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सपा प्रवक्ता जगदीश सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल प्रदीप जी, पिछले चुनाव में लोकसभा की अगर बात की जाए तो कई बार दम भरा जा रहा था कि अकेले दम पर बीजेपी अब चुनाव लड़ सकती है और लड़ रही है, लेकिन एक बार फिर से आखिरकार संघ का साथ और फिर से वही राग हम साथ साथ हैं आपको अपनाना ही पड़ा। जो अभी आप संघ का साथ वाली बात है ना, देखिए वो तो कभी संघ तो नेतृत्व करता है, संघ एक मार्गदर्शक है और उसके बिना सब कुछ साथ बेसाथ का तो उसको क्वेश्चन ही कोई नहीं। यहाँ पर थोड़ा विराम दे दो। राष्ट्र स्वयं सेवा संघ एक मार्गदर्शक है
और अपने मार्गदर्शक में हम जो पार्टी हम कार्यकर्ता हैं, तरीका, तहजीब, बोलने का तरीका, बैठने का तरीका, कार्यकर्ताओं से मिलने का तरीका वो सिखाता है। कार्यकर्ताओं से और परिवार में बैठना, समन्वय सिखाता है कि हमें अपने लहजे में क्या बात करनी, बड़े हो क्या मान सम्मान, संघ का काम है। और उनसे वो शिक्षित जो हम देते हैं स्पष्ट बोलते हैं। लेकिन हमारा कई टीवी चैनलों में बदतमीजी हो जाती है, बोलने में निर्देश सिखाते हैं, अगर तुझे जानता नहीं, हमने बहुत कुछ होता, मगर हमें संघ ने नहीं सिखाया। अरे भाजपा जो है सिस्टम में चलती है सीधा। अब बताइए, जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस का कोई नाम लेवा कोई पिताजी तो है नहीं, कोई कुछ समझाने नहीं। लेकिन अगर प्रदीप जी, अगर सब कुछ इतना ही अच्छा था तो लोकसभा चुनाव में क्या ऐसी मजबूरी आन पड़ी थी कि आपको बोलना पड़ गया कि हम अपने दम पर चुनाव लड़ने में सक्षम हैं? अपने दम पे चुनाव लड़ने में सक्षम है और संघ के साथ में बहुत सारे। अगर आप ये दर्शाना चाह रहे हो इसमें कि भाई राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के साथ में नहीं, तो देखिए वो बेनिफिट क्या रहा, मार्गदर्शक है, न तो कभी दूरी थी ना है। उनका नेतृत्व सर्वप्रथम आगे रहेगा जब तक भारतीय जनता पार्टी संघ होगी, संघ चाहेगा उसे हो जाएगा। तो आखिरकार चलिए आपने मान ही लिया कि संघ के साथ के बिना बीजेपी भी खड़ी नहीं रह सकती। एचएन उपाध्याय जी कोई वो नहीं है, आप थोड़ा सा कर दो, बात खड़ी रह सकती। ये जितने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है या वरिष्ठ होंगे सब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सब प्रशिक्षण वर्ग में ही यहाँ तक आते हैं। राष्ट्र सेवा, देश सेवा प्रथम है पहले। हाँ नहीं, लेकिन बड़ी मुद्दे की बात तो यहाँ पर यही है ना कि लोकसभा चुनाव के बाद उपचुनाव के लिए आपको एक बार फिर से बैठकें करनी पड़ी और बैठक के साथ रणनीति पर भी अब चर्चा हो रही है। एचएन उपाध्याय जी, क्या कहना है आपका? ऐसा है प्रियंका जी कि पिछले कुछ दिनों से या कई महीनों से हम कहें का, जब से मोदी जी, अमित शाह जी की एकाधिकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी में, आरएसएस के बीच और इनके बीच में दोनों लोगों के बीच संबंध सामान्य नहीं है। ये कई मौके पर आपने देखा भी होगा, जैसे कि ये मोहन भागवत जी ने मणिपुर के लिए कहा कि वहाँ मणिपुर की जनता 1 साल से इंतजार कर रही है न्याय के लिए, शांति के लिए। अभी हाल में ही नहीं, लेकिन डॉक्टर एचएन उपाध्याय जी, चिंता करने की जरूरत अब आपको है। वो खाई लगभग लग रहा है कि भरी जा चुकी है। देखिए, हम क्यों चिंता करेंगे, वो तो उनके साथ ही थे भाई। पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों के आरक्षण को हक मारने का एजेंडा आरएसएस का भी है और बीजेपी का भी है। दोनों लोग का एजेंडा तो एक ही है। और अभी हाल ही में जो आप बात कर रही है समन्वय की, एक मीटिंग हुई, इसमें आदरणीय राजनाथ सिंह जी और ये जो है आरएसएस के चीफ के बीच, इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी को नहीं बुलाया गया। अभी बीजेपी अध्यक्ष पर नियुक्ति पर चल रहा है माथापच्ची। आरएसएस चाहता है मोदी जी, अमित शाह जी चाहते हैं जिससे जेपी नड्डा जी हमारे आदेशों का अच्छा पालन करते रहे अपने मन से। चलिए वो तो बीजेपी का मामला है, आने वाले समय में पता चलेगा, आने वाले समय में पता चलेगा जी। हमारा निजी मामला है। आप हमारे लिए जो कह रहे हैं, हमारे लिए कोई चिंता की बात नहीं है। हमारे नेता राहुल गांधी जी जिस तरह से गरीबों की समस्याओं तो सुन रहे हैं। नहीं तो क्या आपको नहीं लगता कि लोकसभा में बीजेपी संघ से अलग थी, इसका फायदा आपको और सपा दोनों को मिला? नहीं, देखिए दोनों लोग का एजेंडा एक ही, अलग क्या थी, अलग थी भी नहीं भी थी। उनके कार्यकर्ता आरएसएस के लोग तो गांव-गांव में जाकर 50-50। लेकिन आपके लिए तो फायदे का सौदा साबित हुआ ना एचएन उपाध्याय जी? वो उनसे हमारा फायदा नहीं हुआ। हमारा जो हमारे नेताओं ने मेहनत किया, हमारे घटक दल के नेताओं ने जो मेहनत किया, जो जनता के लिए काम किया, जिस तरह से उन्होंने जनता को दुख देने वाले कानून बनाए, चाहे किसान कानून हो चाहे कोई और कानून हो, उससे जो है जनता ने गलत मैसेज दिया। ये देश की आम नागरिकों के लिए सरकार नहीं है। देश की सरकार तभी हम लोगों के लिए होगी जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। अच्छा। और आदरणीय राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी और हमारे घटक दल के नेताओं ने जिस तरह से मेहनत किया, गरीबों, किसानों, युवाओं, जिस तरह से रोजगार को लेकर वो सड़क पर रहे, रोजगार मिले, महिलाओं के लिए सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चलिए मेहनत की आपने बात की है, तो समाजवादी पार्टी कि जगदीश सिंह जी हमारे साथ हैं, हमारी तरफ मोदी। ठीक है, आती हूं मैं। जगदीश सिंह जी, समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से पीडीए का फॉर्मूला अपनाया और लोकसभा चुनाव में देखा सुना गया है, आपकी पार्टी के तमाम नेता और सपा सुप्रीमो लगातार ये कह रहे थे कि पीडीए की सरकार बनेगी। आपको फायदा उत्तर प्रदेश में अप्रत्याशित तौर से मिला है, ये देखने को मिला है। लेकिन संघ और बीजेपी की बैठक में इसी पीडीए को जवाब देने के लिए अब रणनीति तैयार की जा रही है, क्या कहना है आपका?
देखिए प्रियंका जी, इसमें कोई नई बात थोड़े है। संघ का मुखौटा भारतीय जनता पार्टी है, उसकी मातृ संस्था है संघ। और ये सब कहने वाली बात है। वो तो बीजेपी का अहंकार बोलने लगा था मोदी जी का कि अब संघ की मुझे कोई जरूरत नहीं है लोकसभा के चुनाव में। नहीं, लेकिन बीजेपी का मानना है कि जिस जातिगत आधार पर आप जनता को बांटकर पीडीए के माध्यम से फायदा ले रहे हैं, उसके तहत अब वो हिंदुत्व को जोड़ने की बात कर रहे हैं। पीडीए, प्रियंका जी, पीडीए को आप समझ क्या रही है? पीडीए का मतलब जाति नहीं है। पीडीए का मतलब आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से जिनका विकास नहीं हो सका इस देश। नहीं, तो आपका कहने का मतलब है कि आप जाति की राजनीति नहीं करते। आप हम जाति की कहाँ राजनीति करते हैं? अच्छा। हम तो उन लोगों की राजनीति करते हैं, गैर बराबरी खत्म करने की समाजवादी विचारधारा है। आपने नहीं, जातीय जनगणना की बात आप कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? क्यों नहीं कर रहे थे? कर रहे हैं जातीय जनगणना, इसलिए कि गैर बराबरी खत्म हो। जो जातियां आज भी इतनी पिछड़ी हुई है। प्रदीप जी जवाब दीजिएगा। हाँ, देखिए पूरी बात तो आ जाने दीजिए, प्रियंका जी बीच में मत काटिए। ये जो है ये लोग जो है केवल पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों जो है हक मार रहे हैं। ये केवल धर्म के नाम पे लोगों को बांट करके वोट लेना चाहते हैं। इनका कोई विचार है ना कुछ है। ये एन के एन प्रकार समाज में बैलेंस बना के सत्ता में बने रहना चाहते हैं। अभी आप देखिए 69,000 शिक्षकों के मामले में इन्होंने उस संविधान की धज्जियां उड़ा दी। आज जो है सारे के सारे जो है संवैधानिक अधिकारों को इनके शासन काल। तो इनका जो ये अब घबराए हुए हैं, असली बात ये है, अब ये घबराए हुए हैं। इनको कोई पूछने वाला नहीं, जनता इनका तिरस्कार कर रही है। जिले जिले गांव में इनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं और इनसे जनता ऊब चुकी है। अच्छा, ये तो आपका कहना है। लेकिन जगदीश जी, बीजेपी का जिस तरह से कहना है कि हिंदुत्व को बांटने को लेकर और संविधान को लेकर जिस तरह से आपका नैरेटिव काम करा, उस नैरेटिव को जवाब देने के लिए अब हिंदुत्व की एकता पर बल दिया जाएगा। अभी तक तो बीजेपी पर आरोप लगता था कि धर्म की राजनीति करेंगे, लेकिन अब हिंदू पर आ गए हैं। ऐसा है प्रियंका जी, क्या वो दलितों और पिछड़ों का जिनका हक इन्होंने अभी तक मारा है, उनके आरक्षण पे इन्होंने कुठाराघात किया, क्या वो हिंदू नहीं है? इनके इसी हिंदू के कारण इनकी गंदी मानसिकता के, ये तो राम। प्रदीप जी जवाब दीजिएगा इस पर आप। देखिए मैं राष्ट्र स्वयं सेवा संघ यही काम है। ये लोग जो है ना, ये लोग नहीं बोलने वाले लोग हैं। ये लोग इनसे समाजवादी पार्टी के लोग हो जाए वाला नहीं हो। अब ये बोलने मत दो, इतना चिल्लाओ कि तुम्हारी बात वहां तक पहुंच ना पाए। आप इतना चिल्लाओ कि तो दूसरे की आवाज अब जाए, जो न्याय वाली बात ही ना करे। ये पीडीए करके झूठ बोला। अरे वो बेटी पीडीए की थी, नगर अध्यक्ष, तुम्हारे नगर अध्यक्ष का बलात्कार किया, वो पिछड़ी जाति की थी, जिसका आपने अभी तक वो नहीं लिया इस्तीफा, और डीएनए टेस्ट मांग रहे हैं। उस पर जवाब दो। राष्ट्र स्वयं सेवा संघ में मत उठाओ। राहुल गांधी नहीं पहुंचे, दलित के बेटे के लिए पहुंच गए, मगर बेटी के लिए नहीं पहुंचे। इतनी एकशर गंदी राजनीति देश के अंदर आते थे लोगों ने करी है। ये देश का वोटर आपको सबक सिखाएगा, जरूर सिखाएगा आपको। जो हत्या की गई निर्दोष की, वो भी पीडीए का है, जिसको मुख्य साजिश करता बताया जा रहा है, आपको सिखाएगा। राहुल गांधी की चुप्पी भी सिखाएगा, आपका जवाब जल्दी सिखाएगा। डीएनए टेस्ट मांग रहे हैं ये, इनको डीएनए टेस्ट चाहिए बेटी का। नहीं, जगदीश जी जवाब दीजिएगा। पीडीए की आप बात करते हैं, लेकिन वो सवाल पूछ रहे हैं अयोध्या से लेकर कन्नौज तक आपकी पार्टी शुरू है। तो ये कैसा पीडीए है? ये कैसा पीडीए है जो आपके चुने हुए मामलों में ही काम करता है? इनको प्रियंका जी म्यूट कर दीजिए तो मेरा जवाब। छोटी छोटी बच्चियों के साथ ठीक है। एचएन उपाध्याय जी 1 मिनट दीजिएगा, आपके पास आती हूँ। एचएन उपाध्याय जी 1 मिनट दीजिएगा, आपके पास आती हूँ। जी जगदीश जी, आप पूछिए कलकत्ता की बेटी के लिए चुप क्यों? प्रदीप जी जवाब तो सुन लीजिए। कहाँ गए राहुल गांधी? लखीमपुर भागेंगे, प्रदीप जी 1 मिनट प्रदीप जी दीजिएगा जवाब सुन लीजिएगा, जवाब सुन लीजिएगा। प्रदीप जी सवाल किया तो जवाब भी सुनिए ना। उस दलित की हत्या कर दी गई, उसकी क्या प्राप्ति, उसका क्या प्राप्ति? एचएन उपाध्याय जी एक एक करके ऐसे आप जनता को क्या समझाना चाहते हैं? एक करके मैं आपको देती हूँ, मैं आपको इसके बाद समय देती हूँ। 1 मिनट दीजिएगा बस मुझे। जगदीश जी अपनी बात रखिए आप पहले। ये जरा चुप हो जाओ।
देखिए ऐसा है प्रियंका जी, एक व्यक्ति जो है समाज नहीं हो सकता है। एक व्यक्ति अगर अखिलेश जी ने कुछ कहा है तो उसका कोई अर्थ होता है। हम लोग जन कल्याण के लिए लड़ते हैं। ये हम तो आपने होल की बात किया है, ये एक बात को लेकर के तुम इसी तरह की बात आप करते रहो। तुम्हारे जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी को गर्त में पहुंचा देंगे। बताइए ना, बात सुनना सीखो मेरे भाई। बलात्कार बेटी के साथ नहीं खड़े होंगे आप? हम नगर के साथ खड़े हैं, हर उस बेटी के साथ खड़े हैं हम उस बेटे के साथ खड़े जिसके साथ अन्याय हो रहा है। अरे जगदीश जी कहने भर से नहीं होता ना फिर। प्रियंका जी और कैसे होता है टीवी में, और हम क्या कह सकते हैं? हम हर उस व्यक्ति के साथ खड़े हैं जिसके साथ अन्याय हो रहा है। समाजवादी पार्टी आपको शर्म होती तो अभी मुरादाबाद में घटना हुई है, आपको शर्म होती तो अभी बीएचयू में घटना हुई है। तीन महीने 4 महीने तक आप अपने बचा रहे थे। शर्म नहीं आती? चलिए मुद्दे पर वापस आइए, मुद्दे पर वापस आते हैं। एचएन उपाध्याय जी, सरकार में नहीं है ना। एचएन उपाध्याय जी, ठीक है, ये तो सिलेक्टिव बात हो गई। पीडीए की आप बात करते हैं लेकिन सिलेक्टिव नहीं, हर मुद्दे पर बात करनी चाहिए। फिर एचएन उपाध्याय जी, लगातार जिस तरह से बातचीत कर रहे हैं, लोकसभा के बाद उपचुनाव को लेकर तैयारी तो हो ही रही है, लेकिन पीडीए की जिस तरह से बात करते हैं, लेकिन फिर पीडीए हर मुद्दे पर होना चाहिए। अब बीजेपी इसी की तैयारी कर रही है कि सिलेक्टिव मुद्दों पर अगर आप बात करेंगे तो बीजेपी की तैयारी और रणनीति ये है कि जनता के बीच हिंदुत्व की एकता को लेकर आगे बढ़ेंगे। क्या कहना है इस पर आपका? बीजेपी सिलेक्टिव नहीं है, हम हर पीड़ित व्यक्ति की बात करते हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी कलकत्ता में जो रेप कांड हुआ उस पर नहीं बोला, हर जगह बोला उन्होंने। जहाँ जहाँ जो अपराधी है उसको सजा मिलनी चाहिए। नहीं बोला तो कई नेताओं के द्वारा ये भी है कि ये तमाम घटना के बाद में साजिश की गई ममता सरकार को बदनाम करने की। इतने संवेदनशील मामले पर इस तरह का बयान सामने आ सकता है क्या? नहीं, ये कौन बोला? ये तो नहीं बोला राहुल जी ने। अगर जांच करें आप तो सीबीआई उसी दिन आप हर एक दिन 100 बलात्कार होते हैं। केवल कलकत्ता बलात्कार पे ही क्यों बात होती? उसी दिन मुरादाबाद में उसकी बात नहीं हुई? नहीं, वही तो मैं आपसे सवाल कर रही थी जगदीश जी कि बात आप भी करिए, अयोध्या पर भी करिए, कन्नौज पर भी करिए, मुरादाबाद पर भी करिए। नहीं, लेकिन अयोध्या और कन्नौज के समय फिर आप चुप्पी साध लेते हैं। बात करते कन्नौज के साथ, भाजपा का जिला अध्यक्ष उसको थाने में बचा ले गया। नहीं, एक एक करके आइए, एक एक करके प्रदीप जी, जगदीश जी मौका दीजिए जरा। एचएन उपाध्याय जी बात पूरी करें आप। हमको पूरा रिपोर्ट पढ़ो। कुलदीप संजय क्या हुआ? अरे एचएन उपाध्याय जी भाई मुद्दे पर आइए। एचएन उपाध्याय जी ठीक है, हर बात की चर्चा नहीं कर सकते आप इतनी देर में। मुद्दे पर आइए। मुद्दा यहाँ पर यह है कि आप जिस पीडीए की बात कर रहे थे, आप जिस इंडिया गठबंधन के साथ की बात कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी अब नई रणनीति के साथ आ रही है, किस तरह से जवाब देंगे? प्रियंका जी, हमारी रणनीति जनता है। जनता की समस्याओं को समाधान कर लेकर हम सड़क पर चलते रहेंगे। पिछड़े, गरीब, दलित, सामान्य वर्ग के गरीब, सबकी आवाज हम उठाते रहेंगे। सबकी समस्याओं को दूर करने के लिए संसद से सड़क से हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और हमारे घटक दल के आदरणीय अखिलेश यादव जी, सब लोग संघर्ष। अरे लेकिन उनका तो कहना है कि पिछड़ा, गरीब, दलित क्या के आप हिंदुओं को बांटने का काम कर रहे हैं, उसका फायदा आप उठा रहे हैं। मैं अच्छा, जब उनके आरक्षण को हक मारा जाए तो वो नहीं हिंदू को बांट रहे हैं। उनको मंदिर में कोई पिछड़ा चला जाए तो उनको धो दिया जाए। अखिलेश यादव जी मंदिर में जाए तो उसको साफ कराया जाए, वो हिंदू नहीं है। उनका हक बीजेपी वाले कहते बात करती है। प्रदीप भटनागर जी इस पर जवाब दीजिएगा। कौन से मंदिर की सफाई कब कर दी गई? प्रदीप भटनागर जी जवाब दीजिएगा। ना इनका लोगों, इन जैसे लोगों को जवाब देना चाहता हूं। अखिलेश यादव जी चले गए, लोगों से मेरे सवाल को जवाब नहीं है। आवाज की सफाई जवाब दूंगा। बिल्कुल अखिलेश यादव जी, बिल्कुल अरे एचएन उपाध्याय जी ठीक है, अब इन बातों पर मत जाइए। आप किसी घर में जाएंगे तो सफाई नहीं करवाएंगे, ये आपका पर्सनल मामला है, इसको आप राजनीति से जोड़कर क्यों देख रहे हैं? नहीं, आप किसी नए घर में जाएंगे तो आप पूजा पाठ नहीं कराते क्या? उसका दूसरा तरीका होता है मंदिर। प्रदीप जी जवाब दीजिएगा। नहीं, ये तो फिर बस गैर जरूरी सवाल हो गया। बिल्कुल नहीं, प्रियंका जी मंदिर में गए तो सफाई नहीं की गई। चलिए ठीक है, तुमको से बात कर रहे हो, इन मक्कार पार्टी वालों से बात कर रहे हो जो लोकसभा के अंदर झूठ बोल के सीटें लाए हो अपनी।
झूठ कलकत्ता की बेटे की हम भी बोल सकते हैं, रिपोर्ट तो पढ़ लो। ठीक है, कलकत्ता की बेटे की रिपोर्ट तो पढ़ लो एक बार। आप जिस तरह से ज्यादा बोलना भूल जाओगे, जो बोलना है सर पांडे, ज्यादा बोलना भूल जाओगे। उस बेटे की रिपोर्ट पढ़ लो एक बार। प्रदीप जी पर्सनल कमेंट नहीं, प्रदीप जी पर्सनल कमेंट नहीं, मुद्दों पर बात करिए आप। नहीं, अपनी पार्टी की विचारधारा के साथ रहिए, पर्सनल कमेंट नहीं। महिला कल्याण को जो खराब करने आते हैं, ऐसे लोगों को दिखाना चाहिए। तुम बोलना बंद कर दोगे प्रदीप। ये राष्ट्र स्वयं सेवा संघ की कभी बराबरी नहीं कर सकते, न इनकी किसी की औकात है। अरे प्रदीप जी पर्सनल कमेंट पे क्यों आ जाते हैं भाई? अपनी पार्टी पे बात करिए, मुद्दों पर बात करिए। पर्सनल कमेंट की क्या जरूरत है? आप सड़क पर लड़ाई थोड़ी कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं ना। मुझे बोलने नहीं दे रहे, कमाल की बात है। मैं बोलूँ भी नहीं। नहीं, आप अपनी बात रखिए, लेकिन पर्सनल कमेंट से बचिए। डिबेट में ये नहीं ना बेहतर लगता है ना आपको करना चाहिए। सवाल का जवाब दीजिए। संसदीय भाषा में आप बात नहीं कर सकते। नहीं सवाल सबके जवाब लेने का। मैंने पूछा कलकत्ता की आपको बेटी के लिए एक आंसू तो बहा दीजिए। इनकी पूरा कर रहा हूँ, आप राजनीति कीजिए कम से कम, अच्छी बात है। ऐसे भी आंखों में आंसू बहता है क्या? आंखों में आंसू बहता है। चलिए जगदीश जी, मैं आपके पास उपाध्याय जी, चुनाव लोकसभा का खत्म हो चुका है। बार बार इस बात को लेकर कहा जा रहा है, एक को सत्ता दी है जनता ने, एक को विपक्ष दिया है। अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें, चुनावी मोड से बाहर आ जाए। अभी अभी उपचुनाव की तारीखों के ऐलान में भी समय है, फिर से वापस आइएगा उसी मोड में। जगदीश जी, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयार है, मगर इनको चुनाव कराइए तो कुछ सही मुद्दे जो बता रहे हैं इनको समझाने क्या होता है। एक मिनट दीजिएगा प्रदीप जी, आती हूँ आपके पास में। जगदीश जी, क्या लगता है आपको, पीडीए की सफलता आपको मिली है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, और जिस तरह की सीटें और जिस तरह का नतीजा उत्तर प्रदेश ने आपको दिया है उस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी बोर्ड में रहती है, तैयारी में अगर कहीं कोई कमी रह गई है तो उसे दूर करने का प्रयास संघ के साथ एक बार फिर से किया जा रहा है। आपकी क्या रणनीति होगी? प्रियंका जी, जैसे कि अभी पीडीए ने इनको खत्म किया है उत्तर प्रदेश में, और ये यही चाल चलते रहे, इसी तरह काम करते रहे, लोगों गरीबों दलितों पिछड़ों का हक मारते रहे। आप विश्वास करिए, अभी 240 ये कह रहे थे अब की बार 400 पार, अभी 240 में आए, ये 24 में आ जाएंगे, 24 में। इसी तरह ये चिल्लाते रहे भटनागर जी जैसे। अच्छा ठीक है, पीडीए की अगर आप बात कर रहे हैं, पीडीए की अगर आप बात कर रहे हैं तो एक तो पार्टी से कई बार नेता ये कहते हुए नजर आते कि पार्टी में पीडीए नजर नहीं आता। दूसरी तरफ ये 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, ये क्रीमी लेयर को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उसके बाद भारत बंद को लेकर मायावती की जो सक्रियता दिखाई दी है, वो सपा और कांग्रेस में क्यों नहीं दिखाई दी? अगर आप पीडीए की इतना साथ है तो हमारी सक्रियता जो है पूरी तरह से पूरे भारत बंद में हम लोगों ने आज जगह जगह प्रदर्शन किया। अच्छा, और पूरी तरह से सक्रिय रही है। बधाई तो बहन जी देती हुई नजर आ रही हैं। नहीं, झंडे तो नीले दिखाई दे रहे हैं वहां पर। नहीं तो बहन जी ने बधाई दिया तो उनको भी शुक्रिया, जो हमारे साथ हमारी विचारधारा के साथ कहा ये भी जा रहा है कि सपा और कांग्रेस उदासीन नजर आई। प्रियंका जी, बहुत साफ सी बात है, उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रहा है, और उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का संपाया सुनिश्चित है। और देख लीजिएगा आप, पीडीए ही भारतीय जनता पार्टी की सारी विचारधाराओं, जो ये भाई को भाई से, देश से भाई और एक भाई को भाई से बांटने का काम करते हैं, इनकी सारे का सारा इनके कुनबे को ध्वस्त करेगा। हाँ प्रदीप जी, अब जवाब दीजिएगा। देखिए ऐसा है, मैं बताऊं बड़ी मोटी सी बात, क्योंकि ये लोग जवाब नहीं देंगे मेरी बातों का भी। ये लोग पीडीए कर रहे हैं, थोड़ा पीडीए के विषय में तो बात दीजिए। आपने क्या क्या झूठ बोले जो चुनाव जीतने के लिए, उसको कोई सवाल का जवाब देंगे ही मेरे को कि आपने कहा कि भाई संविधान खत्म हो जाएगा, कानून खत्म हो जाएगा, तो इसका जवाब है कि कभी कानून देश का खत्म हो सकता है? तो झूठ जो है ना, झूठ पर कभी मेरी बात का जवाब नहीं देंगे। तो पीटी के बाद एक बात बताइए, संविधान नहीं खत्म किया आपने 69,000 शिक्षकों की भर्ती में, आपने संविधान को नहीं खत्म किया भटनागर जी। 69,000 शिक्षकों की भर्ती, आपने 13 वैकेंसी 13 परीक्षाओं में
वो करके भाई उनका जो है पेपर लीक करके आपने बेरोजगारों का हक नहीं मारा है। आप 2 करोड़ रोजगार दे रहे थे, कहाँ गए आपके रोजगार? आप संविधान और संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने के लिए जुटे हुए, और आपका मुंह नहीं है अब संविधान की बात करने लायक बचा है। बोलिए। चलो ठीक है, आपकी पार्टी के पापा जी और बेटा जी मुख्यमंत्री 3-4 बार बने, तो कितने लाख लोगों को रोजगार दे दिया आपने? मैं तो रोजगार का डाटा भी दे दूंगा आपको, और सरकारी नौकरी का डाटा भी 1 मिनट में दे दूंगा। रोजगार दिया इसीलिए 4 चलिए, समय बिल्कुल ज्यादा नहीं है। चलो उपाध्याय जी फाइनल कमेंट दीजिए। 4 बार ठीक है, समय नहीं है प्रदीप जी, ज्यादा समय नहीं है। जगदीश जी समय नहीं है। प्रदीप जी समय नहीं है। डॉक्टर एच उपाध्याय जी फाइनल कमेंट। प्रियंका जी, प्रदीप जी से कहना चाहता हूँ, जिस तरह से लोकसभा में इनके नेता शब्दों का जो है नहीं बर्दाश्त करेगा। आप मक्का आप अगर हार रहे हैं चुनाव में, आज स्थिति खराब हो रही है, तो आप हम लोगों से थोड़ी ना रोकेंगे, आप जनता से थोड़ी ना रोकेंगे। आप अपना शिष्टाचार पूछिए। और दूसरी बात, प्रियंका जी बात कर रही है कि चाहे आरएसएस हो, चाहे बीजेपी, पहले लोग मिले हुए थे, अभी मिले हुए बनावे, जो जनता से समन्वय बनाएगा वही उपचुनाव। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी, समय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी, जगदीश जी और डॉक्टर एच उपाध्याय जी, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में संघ और बीजेपी की एक बार फिर से बैठक राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर रही है, तो वहीं सपा के पीडीए के जवाब देने को लेकर बीजेपी तैयारी भी जोरों शोरों से कर रही है। अब देखना ही होगा कि आने वाले समय में बीजेपी की रणनीति कितना कारगर साबित होती है, और लगातार हिंदुत्व और हिंदुत्व एकता को नए कलेवर में ढालकर लाने का प्रयास जो बीजेपी कर रही है, क्या उपचुनाव में वो कोई नया रंग लेकर आता है या भारतीय जनता पार्टी के लिए कारगर साबित होता है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतने ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।